स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो क्या कर रहे हो आजकल दोस्तों? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। यार थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूं। तो कल का जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था कि शोषण कितने जीवों में कैसे शोषण होता है और पौधों में कैसे शोषण होता है। आज जो बचा इसका पार्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं और शुरुआत करते हैं फेफड़ा से। ठीक है, तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर बेसिकली इस जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हो किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इंसानों के अंदर। ठीक है, अब फेफड़ा जो होता है इंसानों में जो श्वसन होता है सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है? फेफड़ों से। उच्च वर्गीय जंतु में सिर्फ किससे होता है? फेफड़ों से होता है। ठीक है, अब फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ये लाइन याद रखना। वक्ष गुहा क्या चीज है? वक्ष गुहा। ये जो छाती है ना, इसके अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा के अंदर क्या होते हैं? फेफड़े। और फेफड़े कितने होते हैं? दो। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्ल्यूरल गुहाओं में, कहां पे? प्ल्यूरल गुहाओं में स्थित होता है। हमारे छाती में प्ल्यूरल गुहा होता है और जिसमें क्या होता है? फेफड़ा दोनों के दोनों क्या होता है? स्थित होता है, जिसे प्ल्यूरल कैविटी भी कहते हैं, प्ल्यूरल कैविटीज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्ल्यूरल गुहा के चारों तरफ प्ल्यूरल मेम्ब्रेन होता है। जो प्ल्यूरल गुहा होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? प्ल्यूरल मेम्ब्रेन होता है, जिसे पेराइटल प्ल्यूरा भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जिसे पेराइटल प्ल्यूरा भी क्या होता है? कहते हैं। अब फेफड़ा और प्ल्यूरा के बीच क्या होता है? म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। जो फेफड़ा होता है और फेफड़े के बाहर जो झिल्ली होता है जिसे प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होता है? एक चिकना क्या होता है? द्रव्य भरा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे फेफड़ा आगे पीछे होगा तो क्या होगा? छाती के साथ उसका घर्षण ना हो और घर्षण होकर खराब ना हो, इसके चलते क्या उसमें एक चिकना पदार्थ भरा होता है जो क्या होता है? एक दूसरे को मुलायम रखते हैं। चीजें क्लियर हुई? फेफड़ा किस में होते हैं? वक्ष गुहा में होते हैं। और वक्ष गुहा के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। और प्ल्यूरल मेम्ब्रेन और फेफड़े के बीच में एक द्रव्य भरा होता है जो क्या करता है? फेफड़ा को घर्षण से क्या करता है? बचाता है। अब श्वसन क्रिया कैसे होती है? श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितने क्रियाओं का? दो क्रियाओं का। पहला क्या है? पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त केशिकाओं से रक्त में चला जाता है। पहला जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़े के ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े में जब ऑक्सीजन आता है तो फेफड़े के ऊपर क्या होता है? रक्त केशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। यानी रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन फेफड़े से किस में जाती है? रक्त केशिकाओं में। ठीक है, और फिर रक्त केशिकाओं से कहां पे पहुंच जाती है? रक्त में, यानी ब्लड में चली जाती है। इस क्रिया को प्रश्वास, इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन माने सांस को क्या करना? अंदर लेना। इसके विपरीत दूसरी क्रिया एक्सपायरेशन, उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत फेफड़े रक्त से आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। पहली प्रक्रिया में क्या करते हैं? हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेके जो ऑक्सीजन आता है हमारे फेफड़े में आता है और फेफड़े से फिर कहां पे पहुंच जाता है? रक्त केशिकाओं से होते हुए रक्त में। और जो दूसरी क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि रक्त में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर आता है और बाहर आके फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़े आने के बाद क्या होता है? नाक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो अंदर सांस लेते हैं उसको प्रश्वास, जो बाहर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। अब देखो श्वसन की दो अवस्थाएं, प्रश्वास और उच्छ्वास, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग कहा जाता है, मैंने सांस लेना। श्वसन में दो चीजें होती है, पहला तो सांस लेना, दूसरा क्या है? सांस छोड़ना। प्रश्वास मतलब सांस अंदर लेना, उच्छ्वास मतलब सांस क्या करना? बाहर छोड़ना। और दोनों क्रियाओं को मिला के कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब ये कैसे होती है? देखो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़ों की वायु कोष्ठिका में पहुंच जाती है। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती है, फेफड़े से कहां पे पहुंचती है? वायु कोष्ठिकाओं में। वायु कोष्ठिका जो छोटी छोटी रचनाएं होती है जिनको बताए थे कल। वायु कोष्ठिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है, घना एकदम जाल होता है। ठीक, शरीर के विभिन्न भागों से अनक्सीकृत रक्त पहले हृदय तक पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ठीक है, ऐसे रक्त को सीरिय रक्त भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या है कि फेफड़े के पास जो रक्त केशिकाओं का जाल होता है जिसमें खून बहता है, उसमें कैसा खून आता है? अनॉक्सीकृत मीने जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, बहुत
डिफिकल्ट में। अब देखो आगे क्या होता है। वायु कोष्ठिका में स्थित वायुमंडलीय हवा में करीब 21% क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जबकि रक्त केशिकाओं में स्थित सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। अर्थात वायु कोष्ठिका की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सीरिय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की विसरण वायु कोष्ठिका से सीरिय रक्त में हो जाता है। जो हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़ा का जो वायु कोष्ठिका है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और जो हमारा खून है, जो रक्त केशिका है, उसमें खून में उसमें ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन जिधर ज्यादा रहेगा, जिधर कम रहेगा उधर ही नहीं जाएगा। जिधर ज्यादा है उधर से कहां पे जाएगा, कम वाले में। तो हमारे फेफड़े में ज्यादा है और कहां कम है, खून में कम है। तो फेफड़े में से ऑक्सीजन कहां पे, विसरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, याद रखिएगा ये प्रोसेस, विसरण क्रिया द्वारा किस में पहुंच जाता है, खून में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं, मतलब कौन कौन, आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाओं, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के हीमोग्लोबिन, कौन किसको, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती है, जो रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। जो जब वायु क्या है, जब फेफड़े से वायु कहां पे आती है, खून में आती है। तो खून में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी से ऊपर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है उसको अपने ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है, बांध लेता है। ठीक है, अब बांधने के बाद क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरह से वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के पूरे कोशिकाओं तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, अब जब कोशिका के अंदर जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तब क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाता है। जैसे पता है ना कि पहले हीमोग्लोबिन था, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने के बाद क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब क्या हुआ कि जब कोशिकाओं के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां इनका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है, किया जाता है। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं से रक्त के शिराओं के रक्त में पहुंचता है। यहां से रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोजन करके, ठीक है ना, आप कार्बन डाई हीमोग्लोबिन संयोजन करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, अब फेफड़े में पहुंचने के बाद क्या है कि फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, टूटता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अलग और क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग, दोनों अलग अलग है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े से नाक द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और फिर जो हीमोग्लोबिन वो फ्री होता है, फिर उसी में ऑक्सीजन बांध लेता है, और ऑक्सीजन बांध के फिर इसे पूरे बॉडी में क्या होता है, लेके चलता रहता है। और इस तरीके से पूरे हमारे शरीर का क्या है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। तो ये है पूरा का पूरा श्वसन चैप्टर आपका। कल से मैं क्या करूंगा, पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं, ताकि इसमें क्वेश्चन करने में भी देखो कितना मजा आता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, ये हो गया चैप्टर आप लोगों का खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड लक।